Hello students, in today's video we'll consider the topic laws of chemical combination. 5 तरह के laws होते हैं chemical combination के related. Now what are these basic laws? Laws of chemical combination की ज़रूरत क्यों है? Because chemistry में study of chemical reactions की एक बड़ी importance है, right? And किस तरह से chemical reaction workout हो सकते हैं उन्हें govern करने के लिए कुछ laws हैं और उन लॉज को कहा जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो ऐसे 5 लॉज है. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से किसी भी तरह के कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस अगर वर्कआउट होती हैं, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. ये लॉ कहता है. दैट मीन्स इस लॉ के हिसाब से मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके. Consider a general reaction A plus B giving C plus D. So what does this law says? That the total mass of reactants A plus B will be equal to total mass of the products C plus D. Is it right? Now further अब क्योंकि हम यहाँ पे दोनों तरह की changes की बात कर रहे हैं, physical change as well as chemical change. तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं जहाँ पे मैटर इज़ अंडरगोइंग अ फिजिकल चेंज. से फॉर एग्जाम्पल आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर इन प्रेजेंस ऑफ हीट. अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पीस ऑफ आइस लेंगे, उसे एक छोटे से फ्लास्क में ले लिया. ठीक है. फ्लास्क को अब अच्छी तरह से बंद कर दिया और उसका वेट ले लिया. ओके. और उस वेट को आप नोट करके रख लो कि कितना वेट है. फिर आपने उस फ्लास्क को हीट करना है, जेंटली हीटिंग करनी है और आइस को मेल्ट होने देना है जब तक कि वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. फिर से आप उस वाटर में कन्वर्जन के बाद फ्लास्क को फिर से मेजर करो. राइट. तो आप फाइंड आउट करोगे जब आप उस जो आपका फ्लास्क का वेट है उसको जब माइनस कर दोगे फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो आपको पता लगेगा दैट वेट ऑफ द आइस इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड वाटर, विच सजेस्ट दैट येस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज़ होल्डिंग राइट फॉर दिस पर्टिकुलर फिजिकल चेंज. ठीक है. अब दूसरा कंसेप्ट अब हम लेते हैं फॉर केमिकल चेंज. तो मैटर अगर केमिकल चेंज अंडरगो कर रही है तो इसका एक एग्जांपल ले लो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड से इसकी डिकम्पोजिशन कर रहे हैं हम. और डिकम्पोजिशन पे क्या हो रहा है, इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म ऑफ मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन गैस. हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. राइट. अब क्या कर रहे हैं, अगेन वी आर टेकिंग द वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व विद इन दिस रिएक्शन. अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो आपने इनिशियली एज ए रिएक्टेंट लिया हुआ है से वो 100 ग्राम है. ओके. और डिकम्पोजिशन के बाद मर्क्यूरी का वेट कितना है, 92.6 ग्राम. और जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ है उसका वेट कितना है, 7.4 ग्राम. सो एज यू कैन सी 92.6 प्लस 7.4 कितना हुआ, इक्वल टू 100 ग्राम. ओके. सो अगेन योर लॉ इज़ ओबेड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड बिकॉज आपका जो मास है ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स. राइट. हावेवर इस पर्टिकुलर लॉ के केस में एक लिमिटेशन है. ये लिमिटेशन क्या है कि आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इट डज़ नॉट होल्ड गुड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस. न्यूक्लियर रिएक्शंस पता है ना आपको, जो न्यूक्लियर मिशंस में जो रिएक्शंस वर्कआउट किए जाते हैं. ठीक है. या न्यूक्लियर मिसाइल्स बन गए आपके, या अलग अलग तरह के न्यूक्लियर फिजन्स या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस जो वर्कआउट किए जाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो बनाए जाते हैं, वहाँ पे जो रिएक्शंस वर्कआउट होती है वहाँ पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं ओबे होता. रीज़न क्या है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उन रिएक्शंस में आपका जो मास होता है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो इंस्टेड ऑफ ओबेइंग दिस लॉ वहाँ पे ओबे होता है E is equal to mc square वाला concept. Is it okay? So you have to remember this limitation that law of conservation of mass does not hold good for nuclear reactions because during this reactions mass is converted into energy. Is it okay? Now we'll move to the next type of law. Next law is law of constant composition or definite proportion. According to this law, a chemical compound is always found to be made up of same elements combined together in the same fixed proportion by mass. Okay? तो इसका एक सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर का. राइट. वाटर में 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वन इज़ हाइड्रोजन एंड द अदर इज़ ऑक्सीजन.
और हमेशा चाहे आप कोई भी वाटर का सोर्स कंसिडर करें, चाहे लेक्स हैं, ओशंस है, आपका टैप वाटर है, वेल है, वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, वहाँ से जो वाटर निकलेगा वो हमेशा H2O की ही कंपोजिशन रखेगा। मतलब वहाँ पे 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स और साथ में एक ऑक्सीजन कंबाइन होगा इन द फॉर्म ऑफ H2O, राइट। तो अगर हम इसका बाय मास या बाय वेट इसको कंसिडर करें तो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में इनकी कॉम्बिनेशन होगी। तो क्या कॉम्बिनेशन है इसकी? 11% हाइड्रोजन कंबाइन करेगा, ओके। सो 11% ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 89% ऑफ ऑक्सीजन, राइट। दैट मीन्स अगर आप इनका सिंपल रेशो कंसिडर करो तो वो सिंपल रेशो आपका बन जाता है 1:8. That means hydrogen and oxygen will always combine with each other in a same fixed ratio of 1:8 by mass. Okay? उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल अब जैसे मर्जी उसको कंसिडर कर लो, प्रिपेयर कर लो। से पहली पॉसिबिलिटी, हम इसे लाइमस्टोन हीट कर रहे हैं, वी आर टेकिंग लाइमस्टोन CaCO3 और उसकी हीटिंग कर रहे हैं। इस हीटिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सिमिलरली वी कैन टेक कोल और कोल को आप बर्न करो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, फिर अगेन यहाँ पे भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। या आप डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाओ मार्बल के साथ, मार्बल है CaCO3, उसके साथ उसकी रिएक्शन करवाओ, वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। बट एज यू कैन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, कार्बन डाइऑक्साइड अगेन हमेशा एक फिक्स कंपोजिशन में इनके एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे भी एक कार्बन और साथ में 2 ऑक्सीजन एलिमेंट्स हमेशा एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। और अगर इनकी मास की कंपोजिशन की बात करें तो कैसे होगा? 1 कार्बन का एटॉमिक मास कितना हुआ? 12। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 2 इज 32। मतलब इनका जनरल रेशो हो गया 12:32 के रेशो में वो हमेशा कंबाइन करेंगे। या अगर हम सिंपल रेशो इनका कंसिडर करते हैं तो ये रेशो हो गया उसका 3:8 बाय मास। इज इट क्लियर? दैट इज अबाउट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अब अगेन इस पर्टिकुलर लॉ की भी लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है? कि इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज यू हैव एन एलिमेंट, आपके कंपाउंड में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो अलग अलग आइसोटोप्स में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है वो 12 आइसोटोप में भी एग्जिस्ट करता है और इसका दूसरा आइसोटोप भी पॉसिबल है, दैट इज़ कार्बन 14, ठीक है। से ये दोनों आइसोटोप उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर कार्बन 12 के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO2, फिर तो उसका रेशो ठीक है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ 3:8 के रेशो में वो कंबाइन करेगा। बट अगर वो कार्बन 14 के साथ कंबाइन कर रहा है तो फिर तो कार्बन का मास कितना हो गया? 14। फिर वो उसने अपना रेशो ख़राब कर दिया तो वो बन गया 14:32 का रेशो, राइट। सो आपका जो जनरल रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ऐसे केस में हम कहेंगे कि नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स की एग्जिस्टेंस हो गई और ऐसे केसेस में आपके लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन की एग्जिस्टेंस नहीं होगी, ओके। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले लॉ पे। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज when two elements combine to form 2 or more chemical compounds, then the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another. ठीक है। अब इसका सिंपल कंसेप्ट हम समझते हैं बाय टेकिंग 2 एग्जाम्पल्स। सल्फर और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हम 2 कंपाउंड्स कंसिडर करते हैं। एक हमने ले लिया SO2 और दूसरा ले लिया SO3, ठीक है। अब क्या करना है आपने नेक्स्ट? लेट अस टेक अ फिक्स सैम्पल ऑफ बोथ ऑफ देम, राइट। सपोज SO2 हमने वे कर लिया 2 ग्राम, ओके, और फिर उसको हमने डिकम्पोज कर दिया। तो ऑन डिकम्पोजिंग यू फाइंड इट आउट कि आपका सल्फर कितना है, उसमें से 1 ग्राम सल्फर है और ऑक्सीजन कितना मिल रहा है आपको? 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वही जब आपने 2.50 ग्राम SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड का सैंपल ले लिया है और फिर उसको आपने डिकम्पोज कर दिया, देन यू फाइंड आउट दैट इट कंटेन्स 1 ग्राम सल्फर एंड इट हैज़ कितना मास है ऑक्सीजन का? 1.50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
एज समराइज्ड विद इन द टेबल ऑन योर स्क्रीन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू इट आपने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सिंपल रेशो कंसिडर करना है जिनका मास डिफरेंट है विद इन दैट कंपाउंड. तो यहाँ पे सल्फर का मास तो एक जैसा है, SO2 SO3 दोनों में 1-1 ग्राम है, जबकि ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है, एक में 1 है दूसरे में 1.50 ग्राम्स है. तो आपको किसका मास कंसिडर करना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? मास ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन SO3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इन SO2, तो वो हो गया 1.50 डिवाइडेड बाय 1.00 ग्राम. तो सिंपल रेशो में वो कन्वर्जन होगी उसकी, दैट इज़ 3/2. ठीक है, एंड दिस इज़ द बेसिक ऑब्जर्वेशन और दिस इज़ द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस. ठीक है, मतलब इसके हिसाब से आपको क्या समझ आ रही है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि जब भी दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, राइट, सो जो डिफरेंट मासेस हैं ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद सेम मास ऑफ द अदर एलिमेंट. ओके, सो डिफरेंट masses of oxygen element in this case combined with same mass of sulfur element, right? और combination कैसे हो रही है? This always exists in the ratio of simple whole numbers. Is it okay? That is law of multiple proportion. अब बढ़ते हैं हम next law की तरफ. Next law is law of reciprocal proportions. Okay? अब ये particular law जो है it was given by Richter, right, and it was in the year 1792 to 94. Okay, अब देखते हैं कि ये लॉ क्या है. According to this law, when two elements combine separately with third element and form different types of molecules, their combining ratio is directly reciprocated if they combine directly. इसका आपको एक सिंपल में कंसेप्ट समझाती हूँ. जैसे हम कहते हैं कि अगर A resemble to B, B resembles to C, then I can say A resembles to C. ठीक है, बस यही सेम कंसेप्ट है और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस. अब इसको हम समझते हैं क्या है ये. से मैंने कार्बन लिया हुआ है, से 12 ग्राम ऑफ कार्बन. अब ये क्यों 12 ग्राम कंसिडर किया हुआ है? वी आर जस्ट कंसिडरिंग द एटॉमिक मासेस involved. Okay, so 12 gram of carbon interacts with 32 gram of oxygen, right, and results in 1 mole of carbon dioxide. Okay, अब दूसरे कंसिडर करो. अगेन हमने कार्बन ले लिया है. 12 gram of carbon interacts with 4 gram of hydrogen and forms 1 mole of methane. Okay, तो what does this law suggest? ये लॉ कहता है कि आपने दो तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स तो यहाँ कंसिडर कर लिए, कार्बन ऑक्सीजन पहले केस में, ठीक है, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन दूसरे केस में. लॉ के हिसाब से अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी जब आप एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करोगे तो वो भी एक तरह के फिक्स प्रोपोर्शन में ही एक्ट करेगा. तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कितना मास होना चाहिए? ऑक्सीजन इज़ 32 ग्राम, हाइड्रोजन इज़ 4 ग्राम. That means 32 gram of oxygen when interacts with 4 gram of hydrogen आपको एक कंपाउंड मिलेगा and that is water. Yes or no? तो यहाँ पे हमने उसका सिंपल रेशो कंसिडर किया है according to the balanced equation. So when I say 32:4 का हिसाब चाहिए मुझे, it is basically the inverse of this. So I can just consider in this way. This is hydrogen का केस, it is 4:2, ऑक्सीजन वाला केस 32. तो इस रेशो में अगर मुझे चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर तो उसका सिंपल रेशो क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया 2 यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 2 अगेन हियर, तो यहाँ पे बन गया 16. ओके, सो व्हेन आई से रेशो इज 2:16 दैट मीन्स इट इज़ इक्वलेंट टू दैट ऑफ 4:32 एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. देखो यहाँ पे साइड फिगर में, तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल प्लॉट कर लिया है. ट्राइंगल में जो 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो एपेक्स पे लिख दिए. उसके बाद उनके एटॉमिक मासेस हमने लिख दिए, राइट, एंड द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स जो फॉर्म हो रहे हैं विथ रेफरेंस टू दैट मासेस.
इज़ इट ओके? दैट इज़ अबाउट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस. सिमिलरली अगर आपको इस लॉ की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, सो व्हाट यू कैन सिंपली डू इज़ यू कैन check its authenticity with the help of the example on the lower side. तो आप यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कंसिडर करेंगे. आप चेक करोगे NH3 के लिए कितना रेशो होगा फॉर द कॉम्बिनेशन, वाटर के लिए किस रेशो में वो कंबाइन करेंगे, एंड N2O3 के लिए किस रेशो में वो कंबाइन करेंगे. यू कैन ऑब्जर्व अगेन कि यहाँ पे भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है वो ओबे होता है. ओके अब हम बढ़ते हैं अगले वाले लॉ की तरफ. नेक्स्ट लॉ इज़ द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस. ओके एंड अगेन वन मोर कंडीशन हियर, you have to measure the volumes of the gases under similar conditions of temperature and pressure. अगर आपके temperature pressure conditions similar maintain नहीं हो रहे throughout the reactions, then definitely ये जो law है वो properly obey नहीं होगा. Is it okay? इस law को Gay-Lussac's law भी कहा जाता है, just for the reason कि this law was given by Gay-Lussac and it was in the year 1808. Okay? Now let us see कि ये law क्या कहता है. According to this law, whenever gases react together, the volumes of the reacting gases as well as the products, right? Again, products should also be in the gaseous form. They bear a simple whole number ratio, right? So, we can see the first reaction, H2 in its gaseous form plus Cl2 again in gaseous form converts into HCl in its gaseous form. Now, according to the law, what it says, it bears a simple ratio. So H2, 1 mole of H2 is utilized, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं it is 1 unit volume. Cl2 में भी 1 mole यूज़ हो रहा है, so it is again 1 unit volume. 2 HCl, तो यहाँ पे 2 unit volumes हैं. ओके तो इसका सिंपल रेशो हम लिख सकते हैं 1:1:2. टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल. तीनों अगेन गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनियम. सो N2 कितना है इसका यूनिट वॉल्यूम 1, H2 का यूनिट वॉल्यूम है 3, NH3 का यूनिट वॉल्यूम है 2. तो एज वी कैन ऑब्जर्व द सिंपल रेशो हियर इज 1:3:2 एंड दैट्स अबाउट द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और Gay-Lussac's लॉ. अब ये सारे जो लॉज हमने अभी 5 लॉज जो स्टडी किए हैं, इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ वी कैन कंसिडर द न्यूमेरिकल्स. सो लेट अस मूव ऑन द न्यूमेरिकल्स नाउ. See the question on your screen. The following data were collected for several compounds of nitrogen and oxygen. The mass of nitrogen that combines with 1 gram of oxygen. तो ऑक्सीजन का मास आपका फिक्स्ड है 1 ग्राम और आपको 3 अलग अलग तरह के कंपाउंड्स दिए हैं, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी, और उनमें नाइट्रोजन का मास कितना है वो स्पेसिफाइड है. कंपाउंड ए में कितना है मास 1.750 ग्राम, कंपाउंड बी में 0.8750 ग्राम एंड कंपाउंड सी में 0.4375 ग्राम, राइट. एंड दे आर सेइंग यू शो हाउ दिस डाटा इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. अब सबसे पहले सोचो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस होता क्या है. इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स कराए थे इस लॉ में, SO2 एंड SO3. क्या करना होता है उसमें, एक एलिमेंट का मास फिक्स होता है और दूसरे एलिमेंट का मास जो होता है वो डिफरेंट होता है इन ऑल द कंपाउंड्स. एंड व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, जो रेशो है उनका दूसरे सेकेंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स जिनके मासेस डिफरेंट होते हैं उनका रेशो आपने लेना होता है. एंड यू हैव टू शो दैट दोज रेशोज आर इन सिंपल द स्मॉलेस्ट फॉर्म. ठीक है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज आपको क्या करना होगा, द रेशो ऑफ द मासेस ऑफ नाइट्रोजन which combined with 1 gram of oxygen in each of the compounds, वो फाइंड आउट करने होंगे, उनके रेशियोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे. एंड यू हैव टू शो दैट दे आर स्मॉल होल नंबर्स, राइट. लेट अस डू इट. अब से कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए टू कंपाउंड बी, राइट. कितनी वैल्यू है उसकी 1.750 टू बी का कितनी वैल्यू है 0.875. इसकी वैल्यू आती है आपकी 2/1. स्मॉल होल नंबर का रेशो है 2/1. सिमिलरली नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप फाइंड आउट करोगे कंपाउंड बी टू कंपाउंड सी का रेशो. तो ये बन गया 0.875
डिवाइडेड बाय 0.4375। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू भी आपको आएगी 2/1। अगेन इट इज़ अ सिंपल होल रेशियो, राइट। नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड ए और कंपाउंड सी का रेशो। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.750 डिवाइडेड बाय 0.4375 ग्राम। इसको जब आप वर्कआउट करोगे तो ये मिलेगा आपको 4/1। इट इज़ अगेन अ ratio in terms of small whole numbers, and so we can say that yes, the results support the law of multiple proportions. Is it okay? अब इस तरह के जो मैं न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूँ, ये न्यूमेरिकल्स वो है जो IIT जी में पूछे गए हैं। सो दिस आर इम्पॉर्टेंट टू यू, राइट, इवन फॉर योर +2 के बेसिक स्टडीज़ के लिए एंड इवन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, अब जाते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? अब कैसे वर्कआउट करोगे आप इसको, उन्होंने आपको पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है कि 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ रिक्वायर्ड, जो कि आपको रेशियो स्पेसिफाई किया हुआ है 1:8। वहाँ से क्लियर हो रही है ये चीज़। तो दे आर आस्किंग यू इफ़ देर इज़ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस तो कितने ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, यूनिटरी मेथड आप अप्लाई करोगे। सो दैट इज़ 8 × 3, सो दैट बिकम्स 24 ग्राम ऑफ oxygen gas. That means I can say 24 grams of oxygen gas would be required to react completely with 3 grams of hydrogen gas. Is it okay? तो इस तरह के भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें अपने स्क्रीन पे। 1.375 ग्राम ऑफ प्योर क्यूप्रिक ऑक्साइड was reduced and gave 1.098 ग्राम ऑफ कॉपर। फिर और एक एक्सपेरिमेंट वर्कआउट किया गया जहाँ पे 1.179 ग्राम ऑफ प्योर कॉपर वॉज डिजॉल्व्ड इन प्योर नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड में उसको डिजॉल्व किया गया इट रिजल्टेड इन कॉपर नाइट्रेट विच ऑन इग्निशन मतलब जब आप उसको हीट करेंगे इट विल गिव 1.476 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो ये रिजल्ट्स हैं जो अचीव हुए थे सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। शो दैट द रिजल्ट्स इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब सबसे पहले आप सोचो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होती क्या है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। वहाँ पे हमने 2 एग्जांपल्स लिए थे, वाटर का एक लिया था, एक कार्बन डाइऑक्साइड का लिया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने कंसिडर किया था कि अगर आप कोल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हो या मार्बल के साथ बनाते हो या लाइमस्टोन के साथ बनाते हो, तीनों ही केसेस में क्या ऑब्जर्व होता है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और हमेशा ही जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, एंड दैट रेशो हमने वहाँ पे देखा था इट वाज 3:8 का रेशो होता है, राइट। वैसे ही वाटर का एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं इन द रेशो ऑफ 1:8। ओके, सो दैट इज़ द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब यही चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है कि यहाँ पे ये ओबे हो रहा है या नहीं हो रहा। लेट अस फाइंड इट आउट। पहला एक्सपेरिमेंट जहाँ पे 1.375 ग्राम है, राइट, क्यूप्रिक ऑक्साइड का, वो कितना कॉपर दे रहा है 1.098 ग्राम कॉपर। ओके, अकॉर्डिंगली परसेंटेज ऑफ कॉपर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, सिंपल है 1.098 डिवाइडेड बाय 1.375 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 79.85%। ओके, तो ये वैल्यू आप याद रख लो। कितनी वैल्यू मिल रही है आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कॉपर की, 79.85% कॉपर। ओके, अब हम कैलकुलेशंस करते हैं फॉर द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या कहा जा रहा है, 1.179 ग्राम कॉपर है आपके पास, ठीक है, और ऑक्साइड कितना है आपके पास 1.476 ग्राम का कॉपर ऑक्साइड है। ओके, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है अगेन कॉपर की इन द ऑक्साइड। तो अगेन सिमिलर वेज में करोगे 1.179 डिवाइडेड बाय 1.476 मल्टीप्लाई बाय 100।
ओके अगेन जब आप इसको वर्कआउट करोगे इसकी वैल्यू आपको आएगी 79.87%. ओके तो अब दोनों एक्सपेरिमेंट्स के आपने कैलकुलेशंस वर्कआउट कर लिए. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कितनी वैल्यू थी 79.85% और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 79.87%. सो दे आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ईच अदर within the limits of the experimental errors, right? So we can say that yes, law of constant composition holds good for this particular example. Is it okay? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको वर्कआउट कराए हैं और इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम्स में प्रॉबेबली आएंगे. दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू यू फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टडीज, right? So I hope you are clear with the concept of laws of chemical combination. So you can work on it, right? So thank you for watching. I'll upload you with the next series in the next video. Thank you.